नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए सारे इस विदारजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज हम लेके आ चुके हैं 30 मार्च 2023 का नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू पर आधारित करंट अफेयर। तो दोस्तों फिर से वही पुरानी बात, पीडीएफ चाहिए तो चले जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS विद RJ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए ब्रांड न्यू। पीडीएफ से ही पढ़ने की आदत डालिए। सॉफ्ट कॉपी में भैया ऐसे लिखते रहोगे तो आधी ज़िंदगी लिखते लिखते निकल जाएगी, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो दोस्तों बिना किसी देरी के, इधर उधर की बात किए बिना चलते हैं सीधे आज के न्यूज एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। तो हमारा जो पहला न्यूज आर्टिकल है दोस्तों वो इस तरह से है कि यूपीआई पेमेंट में जब वॉलेट का यूज करोगे आप, जैसे आप पेमेंट करते हो पेटीएम से, फ़ोनपे से, तो उसके अंदर एक वॉलेट का ऑप्शन होता है। जब आप उस वॉलेट का यूज करोगे तो उसके यूज करने पर 2000 से ऊपर का यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 1.1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। क्या लगेगा? 1.1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, ऐसा किसने बोला है? एनपीसीआई ने बोला है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसा बोला है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ठीक है, इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें बोली जाती रहती हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इस बार क्या है, हमने जो कैशलेस पेमेंट किया है वो 1 ट्रिलियन से ऊपर का किया है। 1 ट्रिलियन मतलब 1 ट्रिलियन से ऊपर का लेन देन हुआ 2022 के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत माइंड करती हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा हम उसके बारे में जान लेते हैं। हमें मतलब नहीं है 2000 का है, 10,000 का है, 20,000 का है, लेकिन जो लोग वॉलेट का यूज़ करते हैं इससे ये ज़रूर होगा कि वो उसका यूज़ कम कर देंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहले एनपीसीआई के बारे में, जिसने ये चीज़ बोली है। तो एनपीसीआई क्या है? ये है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। मतलब जो हम ऑनलाइन जितना भी भुगतान करते हैं उसका लेखा जोखा, उस पर निगरानी, उसके संबंधित विवादों का निस्तारण, जो कुछ भी है वो कौन करता है? वो करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, इसकी स्थापना यह आरबीआई की, किसकी? आरबीआई की और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। एनपीसीआई की स्थापना आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल के रूप में की गई है। ठीक है, यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है। भैया कंपनी एक्ट है वो 2013 के अंतर्गत आया और ज़्यादातर संस्थाएं हैं वो इसी की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ठीक है, यह भारत में यह एक गैर लाभकारी संगठन है। मतलब ये सिर्फ मैनेज करता है, ये प्रॉफिट नहीं कमाता, इसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। ठीक, यह भारत में खुदरा भुगतान का मतलब है जो हम लोगों को पेमेंट करते रहते हैं, कभी 10 रुपये का, कभी 2 रुपये का, 1 रुपये का। मतलब हद तो तब हो गई भाई, किसी ने गुटखा लिया और गुटखे का वो भी कर रहा है। मतलब करेंसी का एकदम से चक्कर ही खत्म कर दिया लोगों ने। और निपटान प्रणाली के संचालन का कार्य करती है। मतलब यदि कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है तो उसका समाधान। ठीक है, यह भुगतान और निपटान ये 2 प्रणालियों के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? अब उद्देश्य तो वही है जो ये काम कर रही है। क्या? मजबूत भुगतान एवं निपटान अवसंरचना का विकास करना। मतलब जो भुगतान और निपटान अवसंरचना है उसका मजबूत विकास करना। ठीक है, जो हम भुगतान कर रहे हैं और समस्याओं से संबंधित जो निपटान हो रहा है उसकी जो अवसंरचना है वो एक मजबूत अवसंरचना का निर्माण करना है। तो अब दोस्तों जब एनपीसीआई की बात आई है, ऑनलाइन भुगतान की बात आई है, कैशलेस की, तो हम यूपीआई के बारे में, भीम के बारे में, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। क्योंकि यूपीआई और भीम के बारे में यूपीएससी भी प्रश्न पूछ चुका है, तो स्टेट पीसीएस तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो दोस्तों यूपीआई के बारे में जानते हैं। तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म है, यूपीआई का जो नाम है वो है आपका एकीकृत भुगतान इंटरफेस, मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यह क्या है? यह एक तुरंत भुगतान की प्रणाली है। मतलब आपने जैसे ही अपना कोड डाला, जैसे ही आपने स्कैन किया, यूपीआई एक्टिव और तुरंत से भुगतान फटाफट। इसे एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। एनपीसीआई को किसने बनाया? आरबीआई और भारतीय बैंक संघ ने। और यूपीआई को किसने बनाया? एनपीसीआई ने। मतलब आरबीआई और भारतीय बैंक संघ दादाजी हो गए अब इसके। ठीक है, तो दोस्तों जो यूपीआई है वो आपका आईएमपीएस पे जो सेवा है, आईएमपीएस की सेवा, उसको प्रदान करता है। आईएमपीएस का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस की सेवा को प्रदान करता है ये यूपीआई जो है। ठीक है, यह एक ऐसी सेवा है, आईएमपीएस सेवा जो है वो कैसी सेवा है? यह एक ऐसी सेवा है जो 2 बैंकों के बीच में जो खाते होते हैं, 2 बैंकों के खाते, जैसे एक का बैंक ए में और दूसरे का बैंक बी में, तो दोनों खातों के बीच में जो भुगतान है ना उसको तत्काल प्रभाव से जो
सक्षम बनाता है वो क्या है, वो है IMPS, ठीक है। और UPI किस पे बेस्ड है, IMPS पे, IMPS बेस्ड सर्विस प्रदान करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भीम के बारे में। तो भीम है, उसका नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूरा नाम क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। इसको भी NPCI के UPI पर आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन है। ये भी क्या है, एक मोबाइल के द्वारा जो भुगतान की एप्लीकेशन है वो है, ठीक है। यह UPI ID, QR कोड और पिन की मदद से UPI पर किसी भी बैंक खाते से सीधे भुगतान की अनुमति देता है। मतलब जिस तरह से UPI है उसी तरह से भीम है, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं फिनटेक के बारे में कि फिनटेक क्या है। वैसे फिनटेक का अगर अपन देखें तो इसका मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, जिसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम फिनटेक, ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। यह क्या है, यह एक आर्थिक उद्योग है भैया। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है तो अर्थव्यवस्था से संबंधित उद्योग में ही काम में आएंगे, जो उन कंपनियों से बना है। किन कंपनियों से बना है, जो वित्तीय सेवाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो संस्था आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको अधिक ज़्यादा कुशल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, वो क्या होती हैं, वो फिनटेक कंपनियां होती हैं। किस तरह की कंपनियां होती हैं, वो फिनटेक कंपनियां होती हैं, ठीक है। और वो जो टेक्नोलॉजी है जो आपके भुगतान को सक्षम बना रही है वो फिनटेक टेक्नोलॉजी होती है, जिसको हम फिनटेक बोलते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, फिनटेक बोलते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे न्यूज आर्टिकल की तरफ आते हैं। दूसरा न्यूज आर्टिकल अपना क्या कहता है, तो दूसरा जो न्यूज आर्टिकल है वो कहता है जो गूगल पर जो मोनोपोली स्थापित करने के लिए 1338 करोड़ का फाइन लगा है, यह केस अब NCLAT में जाएगा, एनक्लेट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो पहले तो भैया हम मामले को समझ लेते हैं कि मामला क्या है, फिर हम अपने एग्ज़ाम पे आ जाएंगे कि भैया हमारा एग्ज़ाम क्या है। तो मामला ये है दोस्तों कि गूगल के ऊपर जो मोबाइल क्षेत्र है उसमें अपनी मोनोपोली स्थापित करने के लिए आरोप लगा है। देखिए, जैसे आप नया मोबाइल लेंगे, आपने मोबाइल लिया, मोबाइल लेके उसको जैसे ही खोलोगे उसके ऊपर एक ऐसा डब्बा सा आएगा, वो बोलेगा गूगल पर सर्च कीजिए। जो भी एप्लीकेशन होंगी गूगल की वो ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। गूगल क्रोम वगैरह ये पहले से ही उसमें इनबिल्ट स्टोर आता है, यूट्यूब वगैरह आएगा, इनबिल्ट स्टोर आएगा, ठीक है। उसके अलावा यदि आपको मोबाइल को कोई भी एप्लीकेशन चाहिए तो आप गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए, ठीक है। उसके अलावा आप और तो छोड़िए, जो एंड्रॉयड सिस्टम है, जो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी गूगल का ही है। मतलब मोबाइल को अगर ऑन करना है तो गूगल के पास आपको जाना ही पड़ेगा। तो इन सब सारी चीज़ों में क्या है, गूगल क्या है, और भी सर्च इंजन होने के बावजूद और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बावजूद उनको अवसर ही नहीं देता किसी मोबाइल के अंदर आने का। वो मार्केट के ऊपर अपनी मोनोपोली स्थापित कर रहा है। तो उसको लेके क्या हुआ है, गूगल के ऊपर फाइन हुआ है। तो अब हम जान लेते हैं NCLAT के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों NCLAT जो है वो एक जो है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल है। मतलब इसमें आप अपील करते हो, तो अपील करते हो किसके निर्णयों के खिलाफ करते हो हम वो भी जान लेते हैं। फिर इसमें अपील जो होती है अगर उससे संतुष्ट नहीं हुए तो कहाँ जाना है वो भी हम जान लेंगे, और वो संगठन क्या है उसको भी जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं NCLT के बारे में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में, ठीक है। इसका जो गठन है वो किया गया था श्री जो है अपने B बालकृष्ण एराडी कमिटी। ये आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि NCLT की जो स्थापना है वो किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। किसकी, B बालकृष्ण एराडी समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। जो ये भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 408 के प्रावधानों के अंतर्गत क्या है, रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। मतलब इसका ये न्याय तो देता है लेकिन इसको कुछ मामलों में ही न्याय देने का अधिकार है, ये इसको सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ जो सज़ा है उसको फाइन वगैरह इस तरह की सज़ाएं दे सकता है, क्रिमिनल प्रोसीजर वगैरह इस तरह के ये नहीं कर सकता है। ये सिर्फ कंपनी लॉ से संबंधित जो चीज़ होंगी उनके मामले में ही अपने बयानबाजी सिफारिशें दे सकता है, ठीक है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनको हम जान लेते हैं। यह मुख्य रूप से कंपनी कानून और दिवाला कानून इन दोनों की ही शिकायतें सुनता है। किसकी,
कंपनी कानून से संबंधित और दिवाला कानून से संबंधित सिफारिशें ही सुनता है, उसके अलावा कोई शिकायतें नहीं सुनता है। इसीलिए ये अर्धन्यायिक प्रकृति का है। आधा न्याय देता है, सबको न्याय नहीं देता। ठीक है। अगला, यह व्यवसाय से संबंधित सभी समस्याओं को सुनता है, मध्यस्थता करता है, समझौता एवं सहमति करवाता है और उसका पुनर्निर्माण करवाता है। किसका पुनर्निर्माण करवाता है? यदि किसी समझौते में किसी संधि पत्र का अगर उल्लंघन हो रहा है या कुछ ऐसे उसके अंदर प्रावधान है जिनके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उन संधि पत्र वगैरह उनका ये क्या करवाता है? पुनर्निर्माण भी करवाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। यह दिवाला कार्यवाही के लिए निर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। हाँ, काम ही दो चीज़ों के लिए कर रहा है, दिवाला कानून और कंपनी कानून। इन दोनों के लिए तो निर्णायक भूमिका में रहता है, बाकी और केसों से इसको कोई मतलब नहीं है। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। तो अब बात कर लेते हैं भैया एनक्लेट के बारे में, NCLAT के बारे में। आपने NCLT के बारे में जान लिया। अब देखो वहाँ से जो दिवाला कानून और कंपनी कानून के में जो उसको करवाना था, जो समझौता करवाना था वो करवा दिया, संधि करवानी थी वो करवा दिया, सजा देनी थी वो भी दे दिया। अब मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे संतुष्ट नहीं है, नहीं भाई हम संतुष्ट नहीं है, हमें तो हम जो न्याय मिला उससे खुश नहीं है। तो नहीं है तो क्या करना है? आगे जाके और अपील करे। ठीक है। तो आगे अपील किस में करेगा? NCLAT के अंदर। तो दोस्तों यह जो है ये भी कंपनी अधिनियम की धारा 2013 है कंपनी अधिनियम, उसकी जो धारा है 410 उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, और NCLT वो 408 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ठीक है। इसके कार्य क्या क्या हैं? क्या ये सिर्फ NCLT की सिफारिशों को सुनता है या अपीलों को सुनता है और किसी को नहीं सुनता? तो हम देख लेते हैं किस किस ट्रिब्यूनल की अपील इसके अंदर की जा सकती है। ठीक है। तो पहला कार्य है, देखो आप ये NCLT के खिलाफ अपील करने का ट्रिब्यूनल है। मतलब आप NCLT के अगर जो निर्णय है उससे डिसीजन से अगर आप सहमत नहीं हैं तो यहाँ पर आकर आप अपील कर सकते हैं। NCLT के अलावा यह भारतीय दिवाला एवं शोधन बोर्ड, क्या कहा हमने? भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, इसके खिलाफ भी अपील कहाँ की जा सकती है? इसके निर्णयों से अगर असंतुष्ट हैं तो वो भी की जा सकती है NCLAT के अंदर। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो जो गूगल के खिलाफ जो गूगल ने जो NCLAT के अंदर जो अपील की है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जो उसने सज़ा सुना दी है कि इतने करोड़ का फाइन आपको देना ही पड़ेगा, उसी के अगेंस्ट में की है। ठीक है। तो देखो कौन कौन से हो गया ट्रिब्यूनल, एक तो हो गया NCLT, दूसरा होगा भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड और तीसरा होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इनके निर्णयों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है? NCLAT के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एक और बोर्ड है, वो है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। इसके जो निर्णय हैं उनके खिलाफ भी अपील कहाँ की जाती है? NCLAT के अंदर। अब आपको पता लग गया NCLAT के अंदर किन किन जो दूसरे ट्रिब्यूनल हैं उनकी अपील की जा सकती है। तो पहला है अपना NCLT, दूसरा है अपना भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, तीसरा है आपका भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग और एक और है अपना राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। ठीक है। अब अपन NCLAT की संरचना के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन लोग होते हैं जिसके संरचना में फिट बैठते हैं, जिसको चलाते हैं। तो एक तो अध्यक्ष रहते हैं। अब अध्यक्ष कौन रहते हैं? वो होते हैं CJI स्तर के आदमी, या तो स्वयं चीफ जस्टिस होंगे। इतने सारे हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से कोई एक होंगे, या फिर खुद CJI होंगे, या फिर उनके द्वारा नामित कोई दूसरा जज होगा। जज स्तर का व्यक्ति ही होगा। जब आप देखिए, जब इसके NCLAT के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के जब जज स्वयं बैठ रहे हैं, तो अब बताइए इसका जो डिसीजन आएगा उसके खिलाफ आप कहाँ अपील करेंगे? तो एकमात्र जगह रह जाती है सुप्रीम कोर्ट। तो इसके जो निर्णय हैं उनके खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही की जा सकती है, अन्य दूसरी जगह पर नहीं की जा सकती है। ठीक है भाइयों बहनों। इसके सदस्य देखो, एक न्यायिक सदस्य होते हैं, अध्यक्ष हो गए। अब न्यायिक सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्य कौन होते हैं? या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, या उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश हों, या उच्च न्यायालय के कोई दूसरे न्यायाधीश हों मुख्य न्यायाधीश के अलावा। ठीक है। और या फिर जिनको 5 वर्ष से अधिक का किसी दूसरे इसी तरह के अधिकरण का अनुभव प्राप्त हो, वो दूसरे किसी अधिकरण में 5 वर्ष तक का अनुभव प्राप्त हो, वो इसके न्यायिक सदस्यों के रूप में काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम तकनीकी सदस्यों के रूप में। तकनीकी सदस्य कौन से होते हैं? तकनीकी सदस्य वो होते हैं जिनको उस क्षेत्र की बिल्कुल
रूट लेवल पर जानकारी होती है, एकदम जड़ों के बारे में भी पता है, कहाँ से खाद पानी ले रहे हैं और आगे क्या गुल खिलाने वाले हैं, सब पता होता है। ठीक है, उनका अनुभव भी कितना होना चाहिए, लगभग 25 वर्ष। बताइए, इतने अनुभवी व्यक्ति की आंखों से कौन बच सकता है, कौन सही बोल रहा, कौन झूठ बोला, तुरंत पता लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इसके सदस्यों की जो कुल संख्या है, सदस्य होते हैं 10, एक होते हैं अध्यक्ष, इज इक्वल टू टोटल 11। मतलब ट्रिब्यूनल के अंदर कितने लोग हैं, 11, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। 10 सदस्य किन से मिलकर बने होंगे, न्यायिक सदस्य होंगे उसमें और तकनीकी सदस्य होंगे, इनसे मिलकर बने होंगे ये टोटल 10। अब कितने न्यायिक कितने तकनीकी होंगे इसका उल्लेख उसके अंदर नहीं किया गया है। आप चाहो तो 9 न्यायिक 1 तकनीकी धर लो, चाहे आप पूरे के पूरे तकनीकी धर लो, चाहे पूरे के पूरे न्यायिक धर लो, वो तो मर्जी है अपने जो अध्यक्ष साहब हैं उनकी। ठीक है, अब अपन चलते हैं और आगे। तो दोस्तों अब आगे चलेंगे हम, तो आगे जो आप जिस चीज़ के बारे में जानेंगे वो है आपका ऑपरेशन इंटरफ्लक्स। तो दोस्तों देखो, है तो ये पुराना ऑपरेशन इंटरफ्लक्स, लेकिन अभी जब यूके ने, मतलब ब्रिटेन ने जो डिप्लेटेड यूरेनियम दिया है यूक्रेन को, तो दोबारा से फिर ये चर्चा में आ गया है। ठीक है, ऑपरेशन जो इंटरफ्लैक्स है वो 2022 में 27 जून को प्रारंभ हुआ था। मतलब युद्ध वगैरह शुरू हुए यूक्रेन रशिया के, तभी ये शुरू हो गया। तो इसमें क्या है, जो यूके है वो यूक्रेन के जो रंगरूट होते हैं, नए नए जो रंगरूट आते हैं, उसमें जो 2000 सैनिक थे, प्रारंभ में इसने क्या किया था, 2000 सैनिकों को 5 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया था। ठीक है, और इस साल के अंत तक, मतलब इस साल के अंत तक आते आते का मतलब ये है कि अभी जस्ट ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ, तब तक आते आते लगभग 20,000 रंग रूटों को जो ब्रिटेन है वो यूक्रेन के इतने रंग रूटों को क्या दे चुका है, प्रशिक्षण दे चुका है। और क्या सिर्फ प्रशिक्षण ही दिया है, नहीं, प्रशिक्षण नहीं दिया, प्रशिक्षण के साथ साथ इसने अनेकों सैन्य साज सज्जा के सामान दिए। भैया सैनिकों की साज सज्जा क्या होती है, उसके हथियार, तो अनेकों हथियार भी दिए हैं। डिप्लेटेड यूरेनियम अभी दिया है। ये यूके क्यों दे रहा है, क्योंकि यूके ने बोला था नाटो का सदस्य देश होने के कारण 2.3 बिलियन की मदद का एक आश्वासन दिया था यूक्रेन को। यह सारी मदद उसी के अंतर्गत दी जा रही है। 2.3 बिलियन मदद का हिस्सा है ये सारी की सारी मदद। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भैया, रट लेना, बत्ती बना के कान में डाल लेना। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे, फिर से चलते हैं, आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर। वहाँ पे सियाया चीता, इसका नाम, जितने भी चीते हैं ना उनका याद रखना नाम, जो आपके फ्रेडी और वो आए थे उनका भी नाम याद रखना, और जो मरे हैं उनका भी याद रखना, और जो बचे हैं उनका भी याद रखना। मतलब जो जो कम से कम चर्चा में आ रहे हैं आप उनका नाम तो याद रखते रहना, क्योंकि कोई ना कोई से पीसीएस में आपको मिल ही जाएगा, नहीं तो यूपीएससी एक स्टेटमेंट में डाल देगा हाल ही में कि हाल ही में ये फलाने चीते बनाए, उसका नाम ये है, उसका आवास ये है, उसको यहाँ से बुलाया गया था, 3-4 स्टेटमेंट पर करके डाल देगा और आप फंस जाओगे। तो सियाया चीता है, अफ्रीका से लाई गई थी ये मादा चीता, 4 शावकों को जन्म दिया इन्होंने, खुशी की लहर है भैया। और ये इसीलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1952 के बाद पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि चीतों का जन्म हुआ हो। इससे पहले कब हुआ था, 1952 या उससे पहले। 1952 में तो खैर घोषित ही कर दिया था कि अब भारत से चीते समाप्त, लेकिन 1952 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के अंदर चीता शावकों ने जन्म लिया हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। अब हम बात करते हैं CSTO के बारे में, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों इसकी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों इसकी चर्चा करने का प्रमुख कारण जो है, फिर से वही ब्रिटेन ने डिप्लेटेड यूरेनियम किसको दे दिया, यूक्रेन को कैसे किया मदद, मजबूत किया हथियारों के क्षेत्र में। तो रसिया ने बेलारूस के अंदर अपने जो न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन है उनको तैनात कर दिया कि भैया बेलारूस के अंदर तैनात। अब बेलारूस के अंदर तैनात होने से लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड, जिनका तीनों का बॉर्डर लगता है बेलारूस से, तीनों ही दहशत में चल रहे हैं। तो बेलारूस के अंदर ही क्यों किए और दोबारा से CSTO चर्चा में क्यों आया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिर से दुनिया 2 ध्रुवों के बीच में बंटने वाली है। ठीक है, एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इनके जो अलाइड कंट्रीज हैं वो, दूसरी तरफ लग रहा है मुझे चाइना और रशिया और इनके अलाइड नेशंस, और फिर से भारत मुझे नॉन अलायंस मूवमेंट का नेता बनते हुए दिख रहा है। वैसे नॉन अलायंस मूवमेंट है, उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, इसके बारे में कुछ समय पहले ही लेख आ रहे थे, लगभग 1-1.5-2 साल पहले। अब मुझे लग रहा है कि वो नॉन अलायंस मूवमेंट फिर से जिंदा होता दिख रहा है। ठीक है, तो CSTO के बारे में जान लेते हैं अपन फिलहाल, बाकी ज़रूरत होगी तो हम और चीज़ों के बारे में भी जानते रहेंगे। यह क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब सरकारों के बीच में संधि के परिणाम स्वरूप ये अस्तित्व में आया है। ठीक है, यह
इसमें क्या है, जो आपका सोवियत संघ था, जो सोवियत यूनियन था, उसी के 6 देश शामिल हैं। कौन कौन से? अर्मेनिया और अजरबैजान में जब युद्ध हुआ था तो अजरबैजान आपके नाटो का था और अर्मेनिया किसका था? यूएसएसआर का सदस्य था, उस समय के यूएसएसआर का। ठीक है, तो अभी भी जो CSTO है वो दोबारा से चर्चा में आया CSTO में, तो अर्मेनिया का फिर से मुद्दा उठा है। ठीक है, उसके बाद कौन है? बेलारूस है, और कजाकिस्तान, और ताजिकिस्तान, और किर्गिस्तान, और एक सबका भाई रूस। ठीक है, ये क्या है? ये CSTO संगठन है। अब उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखो, सोवियत संघ के विघटन हुआ था 1991 में। उसके बाद 1992 में CSTO का एक गठन कर लिया गया था कि भाई सोवियत यूनियन के जो सारे देश हैं उसमें से कुछ टूटकर नाटो में शामिल हो गए थे, लेकिन जो कुछ USSR के एकदम से साथ रहना चाहते थे, सोवियत संघ के एकदम से साथ रहना चाहते थे, उन देशों ने क्या किया भैया, अपनी आइडियोलॉजी को बचाने के लिए 1992 के अंदर एक ताशकंद के अंदर एक समझौता हुआ, ताशकंद के अंदर एक पैक्ट हुआ, और उसके द्वारा क्या किया गया, एक सैन्य संगठन का निर्माण किया गया CSTO के नाम से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉस्को के अंदर, रूस में। इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही किस लिए हुआ था भैया? भाई सुरक्षा के लिए हुआ था। तो लो भैया, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और सदस्य जो देश है उनकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा करना। संप्रभुता का मतलब है उसके ऊपर कोई दूसरा देश ना आके ऊपर अपना कब्जा कर ले या अपने आइडियोलॉजी को थोप दे। मतलब जो आइडियोलॉजी है उसी आइडियोलॉजी के हिसाब से, जिस आइडियोलॉजी के हिसाब से वो देश जीना चाहता है उसी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जिए। ठीक, अब अपन चलते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, हमारा आज का जो अगला न्यूज आर्टिकल है वो है भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023। तो इसमें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है, सबसे पहले जारी किसके द्वारा की जाती है? तो ये जारी की जाती है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के द्वारा, प्लस डाउन टू अर्थ एक पत्रिका है उसके द्वारा। तो विज्ञान एवं पर्यावरण क्या है? ये गैर लाभकारी संगठन है। ठीक, और डाउन टू अर्थ क्या है? एक पत्रिका है। इन दोनों के द्वारा जारी की जाती है, ये वार्षिक रूप से जारी की जाती है। जारी करने का कुछ आधार रखा जाता है या ऐसे ही जारी कर दी जाती है, जब मन किया तो जारी कर दिए? तो इसका आधार रखा जाता है। आधार क्या है इसके जारी करने का? तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यह रिपोर्ट का जो आधार हुआ, यह रिपोर्ट जलवायु में परिवर्तन कितना हुआ है, प्रवासन कितना हुआ है जलवायु में, या फिर कृषि में, या इस तरह की परिस्थितियों के कारण प्रवासन कितना हुआ है, यहाँ जितने लोग रहते थे वहाँ से प्रवास करके दूसरी जगह चले गए, और स्वास्थ्य और जैव विविधता, वन एवं वन्य जीवन, और किसको आधार बनाया जाता है? एनर्जी को, उद्योग को, आवास को, प्रदूषण, कृषि और ग्रामीण विकास। ये सारी चीज़ों को आधार बनाकर एक रिपोर्ट जारी करता है ये, कि भाई हमने इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है, इन क्षेत्रों में हमें सुधार की ज़रूरत है, इन क्षेत्रों में हम वैश्विक रूप से नीचे आ गए, इनमें बहुत अच्छा हुआ। इस तरह से ये रिपोर्ट अपनी जारी करता है। ठीक, तो रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या हैं जो हमने अभी जारी, जो हमने तो क्या खैर जो इन लोगों ने जारी की है जो रिपोर्ट, उसके जो मेन जो बातें हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। कुछ 5-7 पॉइंट हैं बस। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रतिदिन 1,50,000 टन ठोस अपशिष्ट पैदा होता है, नगर पालिकाओं के द्वारा जो पैदा होता है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, जो भर के ले जाते हैं गाड़ियाँ, वो लगभग 1,50,000 टन होता है। जब 1,50,000 टन कचरा जाता है तो इसकी कोई रिसाइकलिंग नहीं होती, ऐसे ही डंपिंग यार्ड के अंदर फेंक दिया जाता है, कोई रिसाइकलिंग नहीं होती। तो क्या होता है? इससे पॉल्यूशन बढ़ता है। एक तो भूमि प्रदूषण, दूसरा इसके कांटेक्ट में जो हवाएं आती हैं और इसके अंदर जो केमिकल्स बनते हैं वो प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण तो होता ही होता है। तीनों तरह के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इन्होंने कहा है कि वायु प्रदूषण जो हम देखते हैं एनसीआर में या फिर पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर देखते हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और लगभग 4 वर्ष, कितने वर्ष? लगभग 4 वर्ष एवरेज आयु में कमी आ गई है भारत के लोगों के। कितनी? लगभग 4 वर्ष। अब सोचिए, ये एवरेज है 4 वर्ष का, और जो लोग रह ही उसके अंदर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी। तो दोस्तों, जब मैं दिल्ली में था मुखर्जी नगर के अंदर, तो उस समय पर दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट आई थी 2017-18 के समथिंग। उस समय पर रिपोर्ट जो आई थी वो कह रही थी कि दिल्ली के अंदर जो लोग पिछले 10 वर्षों से लगातार रह रहे हैं उनमें से 70% लोगों को अस्थमा या सांस से संबंधित बीमारी की शिकायत हो चुकी है। अब आप बताइए, जिसको सांस की संबंधित शिकायत हो गई वो क्या ज़िंदगी जिएगा। चलो अपन आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट है इसका, वनों एवं जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वो तो सारी दुनिया ही देख रही है, भैया वन काटे जा रहे हैं, मना कर रहे हैं, फिर भी ना मान रहे हैं। मैंने आपको नामदफा भी बताया था, नामदफा में क्या हो रहा है, मैंने आपको वेस्टर्न घाट भी बताया था, वहाँ पर क्या हो रहा है। गवर्नमेंट कितना भी दावा कर ले कि हम ये सुरक्षा के साधन अपना रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और जो लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं वन्य भूमि पर, वनों की भूमि पर अपना अधिकार करने के लिए भी, उनको भी अधिकार दे दिया जाता है, अधिकार की मांग कर रहे हैं और सरकार क्या है, उनको अधिकार प्रदान भी कर रही है। ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है हमारा कि इसके द्वारा भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की सराहना की गई है कि हाँ भाई, प्लास्टिक अपशिष्ट का जो आप प्रबंधन कर रहे हो वो तो अच्छा कर रहे हो। भले ही अभी उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है प्लास्टिक का अपशिष्ट का प्रबंधन, लेकिन फिर भी कर बहुत ठीक ठाक रहे हो। इससे क्या होगा, इससे भविष्य में जो प्लास्टिक का यूज है, जैसे अभी सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है बैन करने पर पूरी बात चल रही है। दूसरा, जो गाड़ियां आती हैं स्वच्छ भारत की, उसमें से प्लास्टिक को ऑलरेडी वो लोग अलग करते रहते हैं। तो इससे बहुत सराहनीय कदम उठाए प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए भारत ने। ठीक है, इसी तरह से करते रहे तो कहीं हद तक हम प्लास्टिक का जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि इसने बोला है कि जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं अपने, उसकी रैंकिंग में भारत पीछे चला गया है। 9 स्थानों की और गिरावट आई है और 121वें स्थान पे आ गया है। मतलब पहले से ही हम इतने पीछे थे, उसमें भी 9 और पीछे हो गए। ठीक है, चरम मौसमी घटनाओं ने 2022 में 2900 से अधिक लोगों की जान ले ली है। चरम मौसमी घटनाओं का मतलब है सर्दी पड़ी तो इतनी ज़्यादा कि लोग मर गए, गर्मी पड़ी तो इतनी ज़्यादा कि लोग मर गए, बरसात हुई तो इतनी ज़्यादा कि लोग मर गए। उनको बोलते हैं चरम मौसमी घटना। मतलब जो सुखद अनुभव देने की जगह जब दुखद अनुभव होने लग जाता है तो उसको चरम मौसमी घटनाएं बोलते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे। आगे वाले पॉइंट में इसने कहा है, इस रिपोर्ट ने कहा है कि पर्यावरणीय जो अपराध हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह बहुत चिंता की बात है। पर्यावरणीय अपराधों की क्या हो रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब इतनी संख्या बढ़ गई है कि रोज 400 या कुछ 300 से 400 के बीच में अगर रोज केसेस की सुनवाई होगी तब वो निपट पाएंगे। इतने ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चिंता का विषय है दोस्तों। तो अपन चलते हैं अब अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। ये एक कमेटी है जिसकी स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा, इसको याद कर लेना। कमेटी के बारे में जरूर पूछते हैं, कौन सी समिति किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको UPSC भी पूछती है। तो TV सोमनाथन समिति है आपकी, ये पेंशन सुधारों से संबंधित भारत सरकार द्वारा गठित समिति है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आज का न्यूज़ डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे कल मिलते हैं नए न्यूज़ डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे भाइयों बहनों, YouTube चैनल है भैया अपना, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, चलो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।